नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे कि बिहार में छठ पूजा को लेकर के जो सवाल कल राहुल गांधी ने उठाया था, उस पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब आ गया है। तो किस तरह से बिहार में धुआंधार प्रचार तो चल ही रहा है, लेकिन इस धुआंधार प्रचार के दौरान नेताओं के सवाल जवाब भी हो रहे हैं और सबके अपने अपने दांव हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे कि किस तरह का चल रहा है प्रचार, क्या है मुद्दे, क्या है सवाल, क्या है जवाब। और इसके बाद बात करेंगे कि जो एसआईआर पर भ्रम फैलाने वाली राजनीति चल रही है, गुमराह करने वाली राजनीति चल रही है, उसमें आत्महत्या तक को जोड़ दिया जा रहा है। अगर किसी ने किसी वजह से आत्महत्या की, उसको भी एसआईआर और एनआरसी से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है, हेल्पलाइन जारी कर दिया है कि लोगों को एसआईआर के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, आप आराम से टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, जानकारी लीजिए। और इसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस और सीपीआई के दबाव में क्या केरल की विजयन सरकार ने पीएम श्री योजना पर रोक लगा दी। ये वही योजना है जिसकी तारीफ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ये कहते हुए की थी कि स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार के सियासी घमासान में पीएम मोदी ने भरी मुजफ्फरपुर में चुनावी हंकार। आरजेडी और कांग्रेस पर छठ महापर्व के अपमान को लेकर साधा निशाना। कहा, बिहार की संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक ले जाना एनडीए की प्राथमिकता। बिहार में चुनावी घमासान को दिग्गज दे रहे हैं धार। अमित शाह और जेपी नड्डा का धुआंधार प्रचार। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ओवैसी और प्रशांत किशोर भी प्रचार में जुटे। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए आजमाया जा रहा है हर तरह का हथकंडा। तो चुनाव आयोग ने एसआईआर पर लोगों को हर तरह की सारी जानकारी देने के लिए जारी कर दी हेल्पलाइन। एकता दिवस से पहले आज से गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। एकता नगर में विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरदार पटेल की जयंती पर भव्य होगा आयोजन। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में। ट्रेड का धमकी देके 250% ट्रेड की धमकी देके उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। और उन्होंने ये भी बार बार कहा है कि रूस से जो इंपोर्ट है ऑयल का, उसको लेकर भारत तैयार हो चुका है। इन्होंने रिपीटेडली ये बात कही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सिद्धांत। Sir, we have seen a statement by the Organization of Islamic Cooperation on Kashmir, something that has been tradition. Any Indian reaction? Please. Sir, I'm Shimantini Bhattacharjee from Millennium Post newspaper. Sir, reports suggest that India has vacated its establishment at Aini Airbase in Tajikistan. Could you please confirm that the reports and what prompted India's decision, and how does this impact on India's strategic presence in Central Asia? Thank you. Okay. Ayushi. So this is Ayush Agarwal from ANI. My question is related to the recent conversation between our Prime Minister and Japanese Prime Minister. How much was Quad discussed between the two leaders, and any discussion on the summit dates? Sir, there have been reports that some Indians were deported from the US just a week or 10 days ago. So would you have number of Indians deported from the US and the UK so far? Okay. First, शैलेंद्र, आपका सवाल देखिए, मैंने इस मुद्दे पे और इससे संबंधित मुद्दे पे मैंने स्पष्ट किया है पहले, और मैं चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पहले बोला है और स्पष्ट किया है इस मामले में, उस पर आप ध्यान दें। Siddhant, your question regarding the statement made by OIC Secretariat, we reject those statements. They don't have any locus standi to speak on matters which are internal to India.
Simotini, regarding your question, see, we had a bilateral arrangement with Tajikistan for the rehabilitation and development of any aerodrome. This arrangement was in place for several years. After the conclusion of the agreement that we had with Tajikistan, we have handed over the facility to the Tajik side. This happened in 2022. Yes, Prime Minister had a conversation with the new incoming Prime Minister of Japan. He congratulated her on assuming office. Both leaders discussed India-Japan bilateral ties. This, of course, is a very important partnership for us. It is multifaceted in character. All those issues were discussed. As far as the question of the Quad is concerned, let me tell you that we see it as a valuable forum for discussion on shared interest in a number of areas to the four partners. Any leader summit is scheduled through diplomatic consultations among the four partners. On the deportation, since January of this year, we've had around 2,790 plus Indian nationals who did not meet the criteria. They were illegally staying there, and we verified their credentials, their nationality, and they have returned. This is the status till yesterday, that is 29th October. From the UK side, this year we have had around 100 Indian nationals who have been deported after their nationality was duly verified by us. We could go in for more questions. Parikshit? Sir, how do you see the US-China talks that have taken place in South Korea, successful conclusion of talks? And on the issue of rare earth magnets especially, we've been learning from the industry that at least 4 Indian companies have received licenses from the Chinese government to import magnets. Having said that, because US and China have agreed on a deal to defer the new export controls for a year, does that mean those export controls which kick in on the 8th of November, the second phase of export controls, do they get deferred for India as well? Ishi? No, this is Yeshi Seri from Business India. My question is on the US sanctions on Russian oil. Does this imply that even the short-term contract that we have with Rosneft and Lukoil comes to an end immediately, or will it be implemented after that is over? And secondly, I have a question on Bangladesh. Their elections are likely to happen next year. Is India putting forth this proposal that there should be free and fair elections and that Awami League should be a part of them? Okay. Jessica? This is Jessica Taneja for DD India. Sir, will India consider funding or construction of a dam project in Afghanistan's Kunar province? Okay. Krishna Mohan? सर मेरा सवाल है कि भारत एक्सप्रेस से कृष्ण मोहन शर्मा, मेरा सवाल ये है कि रूस और अमेरिका और भारत के बीच जो ऑयल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात चल रही है, उसके दरमियान कुछ इंडियन कंपनी ने क्या वास्तव में रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? Siddhant? Hi sir, I have 2 questions. One is regarding the statement made by Secretary of State Marco Rubio, where he said, when he was asked about United States deepening ties with Pakistan, he said that these ties are not at the expense of United States relations with India. So I want your comments on that. And second, sir, we've been told that that there have been an exemption which has been granted for the Chabahar port till April. If you can give some more details on that. Thank you. So first, Parikshit, coming to your question, yes, we confirm that some Indian companies have received licenses for importing rare earth magnets from China. As far as the question of the latest talks and relaxations that have happened between US and China as to how it's going to play into our domain, that I will come back to you. We have to yet to look at
I am not aware of the technicalities, but we will come back to you. But I do confirm that Indian companies have received licenses for importing rare earths from China. Ishi, your question regarding US sanctions on Russian oil companies, we are studying the implications of these sanctions. As we have said this before also, all the decisions that we take naturally take into account the evolving dynamics that is there in the market, global market. Our position on the larger question of energy sourcing is well known to you. In this endeavor, we are guided by the imperative to secure affordable energy from diverse sources for meeting the energy security requirements and needs of 1.4 billion people. देखिए, जहाँ तक अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर इसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये जो बाजार में जो डायनेमिक्स है, जो उथल पुथल है, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो खुद ईंधन खरीदने का जो सोर्सिंग का जो अप्रोच है, उसमें जो हमारे लोग हैं जिनको ईंधन देना है और सस्ते दाम पे मुहैया कराना है, ऐसे दाम पे मुहैया कराना है कि उनकी ज़रूरतें उनको मिल सके, ये हमारे जो 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ लोग हैं, उनके ज़रूरतों को देखते हुए लिया जाता है। सॉरी, आई जस्ट सेड इन इंग्लिश। On issue on elections, see, it is our expectation that the elections in Bangladesh, it is our expectation, and I have said this before, that elections in Bangladesh, it is our expectation, it should be free, fair, inclusive and participatory in nature. Jessica, on your question regarding Kunar, we had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. You also would know that between the two countries there has been a long history of cooperation on water matters. The Salma Dam, for example, is a perfect example of this cooperation, which is today called India-Afghanistan Friendship Dam. विश्वमोहन जी, आपके सवाल तेल के बारे में था। हमने कई एक रिपोर्ट देखी है और हमारे भारतीय कंपनी ने बताया भी है कि किस प्रकार का रवैया है उनका, और उसको आप लोगों को अवगत कराया। मैंने कई एक रिपोर्ट हमारे भारतीय तेल कंपनी की तरफ से देखा है कि जो भी वो, तो मैं आपसे चाहूँगा कि उन कंपनियों का जो उन्होंने वक्तव्य जारी किया है उस पर आप नज़र डालें। जहाँ तक हमारा सवाल है, भारत सरकार का सवाल है, हम लोगों ने बताया है कि जो हमारे लोगों की ज़रूरतें हैं, 140 करोड़ भारतीयों की ज़रूरतें और हमारा जो राष्ट्र हित है, और साथ ही साथ विदेशी बाजार में, ग्लोबल मार्केट में जो डायनामिक्स होता है, उन सभी के साथ सबको मिला जुला के हम लोग इस पर डिसीजन लेते हैं कि कहाँ से हम अपने ईंधन को, ऊर्जा को सोर्स करें। Siddhant, your question on India-US relations, yes, you see, India-US relations is a comprehensive global strategic partnership. We remain engaged with both countries to continue to strengthen it further. On your question regarding exemption for Chabahar, yes, I can confirm that we have been granted exemption for a 6 months period on the sanctions that were applicable, American sanctions that were applicable on Chabahar.
Gautam, and then Rishikesh. Sir, good evening. This is Gautam Levy. Recently Chief of General Staff of Pakistan visited Bangladesh, and where the Chief Advisor has presented a booklet containing some graffitis. One of the graffitis is a distorted map of Bangladesh, inclusion of a certain portion of the Indian northeastern side. Whether India accepts this kind of distributing graffiti is definitely diplomatic. It comes under the diplomatic protocol that they can gift anything which contains some distorted map. Suhasini. Just wanted to follow up on Parikshit's question on what President Trump is calling the G2 summit between US and China. As a consequence of that summit, India is now the highest tariffed country in the world at 50%. China is a little lower effectively. Given this kind of targeting of India, and it's now been for more than 6 months, is the government considering any kind of counter moves against the US, higher tariffs on products already there? And just a clarification about last week's ASEAN summit. Prime Minister Modi decided not to go, or he conveyed that decision to the Malaysian Prime Minister less than 72 hours before the summit. What was the reason given for it? Because there's no official reason given so far. Thank you. Rishikesh. Sir, Rishikesh from PTI. So, has India received any proposal from US or Israel to join Gaza Peace Force? And is government considering to join this force? Mukesh. Sir, Mukesh from Dainik Bhaskar. Sir, follow up to Suhasini's question, the formation of G2. Some time ago, President Trump has said that we may have lost India to China. Do you think that now US was lost to China? Okay, first, okay, we can take one more question. Neeraj. सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। अभी जब तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी तो बॉर्डर पे अफगानिस्तान पाकिस्तान के दो समूहों ने घुसपैठ किया था, संघर्ष हुआ था। तो उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान एक बार फिर फितना अल ख्वारिज को के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। आखिर ऐसा पाकिस्तान बार बार क्यों कर रहा है कि अंदरूनी मामलों में भारत का हाथ बता रहा है? ओके अभिषेक। सर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हो रही है उसमें अफगानिस्तान भारत की तरफ से प्रॉक्सी लड़ाई कर रहा है, और अगर ये इस्तांबुल में उनकी वार्ता नहीं चल पाती है तो देयर विल बी नो ऑप्शन बट फॉर एन ओपन वॉर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यू कमेंट ऑन दैट? ओके, लेट मी कम बैक नाउ। Too many questions, I can't digest. So, Gautam, first your question. We do understand that a book titled Art of Triumph related to July 2024 developments in Bangladesh, it contains certain graffitis. We also believe that the Bangladesh side has issued a clarification in this matter. Suhasini, your question regarding tariffs. Well, on the trade, India-US bilateral trade that we are engaged in, we continue to remain engaged with the US side to conclude a trade deal, and these discussions are continuing. On the specific questions of, of tariff, etc., I would refer you to Ministry of Commerce. On ASEAN Summit, Prime Minister of India participated virtually in the summit. It was a successful summit. We have given you a readout. There were several announcements that were made, including that both ASEAN and India have designated 2026 as India-ASEAN Year of Maritime Cooperation. So those details are there. I would refer you to look at our press release for the substantive engagement we had with our ASEAN partners. Rishikesh, on peace plan, yes, India has welcomed the peace plan, and that is where it is.
मुकेश जी, यूएस चाइना के बारे में अगर आपका सवाल है तो यूएस से पूछें या तो चीन से पूछें। अगर भारत से कुछ सवाल पूछना है तो फिर मेरे से पूछें। नीरज और अभिषेक, your both the questions are interrelated and about the latest developments that are happening between our two neighbors. So पिछले भी ब्रीफिंग में मैंने इस बात का जिक्र किया था और आपको बताया था कि हम इस मसले पे क्या सोचते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान द्वारा अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता के प्रयोग करने से क्रुद्ध है। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। ये मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। We had, in my last briefing, I had elaborated our point of view, our thoughts on this particular matter. I reiterate what I had said in my last briefing. Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. Pakistan seems to think that it has the right to practice cross-border terrorism with impunity. Its neighbors find it unacceptable. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे। विदेश मंत्रालय में जो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं वो संवाददाताओं के तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार में नालंदा जिले के हिलसा, जहां पर की केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। छाप पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? देखो भाई, तीर पर बटन तो नालंदा में दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि इसका करंट इटाली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, विकसित बिहार बनाइए, यही मेरी अभ्यर्थना है। अंत में मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिहार के नालंदा से यह सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह वहां पर लोगों से आह्वान कर रहे थे एक जनसभा में कि आप एनडीए के लिए इस बार ईवीएम का बटन दबाइए, एनडीए की फिर से सरकार बनाइए। आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस वक्त के आज के एजेंडों पर करेंगे बात। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाया था बिहार के प्रचार का रंग। तो बिहार में धुआंधार प्रचार चल रहा है और इस प्रचार में कई सवाल कई जवाब भी हो रहे हैं। एक सवाल कल उठा था छठ का, तो उस पर अब जवाब भी आ रहा है। तो बिहार में छठ के सवाल पर पीएम का जबरदस्त पलटवार। बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में हर दल के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। करीब 2 महीने के बाद राहुल गांधी भी बिहार कल पहुंचे और पीएम मोदी पर उन्होंने जमकर सियासी हमला कर दिया। पीएम मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में महागठबंधन की घोषणाओं पर आज चुटकी दी। पीएम ने लोगों से पूछा कि लालटेन युग के लोग क्या बिहार में बिजली दे पाएंगे क्या? पीएम ने कहा कि विकसित बिहार के लिए उद्योग चाहिए, उद्योग के लिए जमीन चाहिए, बिजली और कनेक्टिविटी चाहिए और कानून का राज चाहिए। जिनका इतिहास जमीन कब्जाने का है वो क्या उद्योग के लिए जमीन देंगे? पीएम ने आरजेडी के शासन को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन से परिभाषित किया। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिना पीएम का नाम लिए कहा कि बाहरी व्यक्ति को बिहार में डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। तो एनडीए बनाम महागठबंधन की चुनावी जंग में राजनीतिक दलों के बीच वार और पलटवार जारी है। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी सीधे आरजेडी पर हमलावर हैं। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 2 महीने बाद बिहार पहुंचे और वहां की सुध लेते हुए नजर आए। लेकिन राहुल ने तेजस्वी के प्रण की कम और पीएम मोदी पर हमला ज्यादा बोला। जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर छठ पूजा को लेकर ड्रामा करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने कहा कि वोट के लिए तो पीएम कुछ भी करेंगे। तो पीएम ने आज राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छठ महापर्व मानवता का बड़ा पर्व है। क्या कोई इस तरह छठ मैया की पूजा का अपमान कर सकता है क्या बिहार इसे सहन करेगा? पीएम ने लोगों से नामदार और कामदार में अंतर बताते हुए कहा कि ये नामदार युवराज एक गरीब पिछड़े के बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे दिन रात मुझे गाली देने और कोसने में लगे रहते हैं। सत्ता की लालच ने आरजेडी और कांग्रेस को एक साथ रहने को मजबूर किया है। तो उधर राहुल गांधी और तेजस्वी अलग अलग सभाओं में लोगों को महागठबंधन की वापसी का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि 20 दिनों तक बिहार में वोट चोरी को लेकर यात्रा करने वाले राहुल गांधी बिहार में पीएम मोदी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? तो कल जो छठ को लेकर सवाल उठाया था उस पर पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आज तीखे प्रहार किए। पीएम ने कहा कि कामदार को गाली दिए बिना कामदार का खाना ही हजम नहीं होता। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री ने जो आज जवाब दिया, तो कल दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत हमला बोला था। क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे।
लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में तो हर महकमे में भ्रष्टाचार है, इसका आरोप उन्होंने लगाया और जनता से एक बार फिर से उन्हें मौका देने की अपील की। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ, बिना घूस दिए कोई काम हो रहा है क्या? दाखिल खारिज में घूस हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर घर नल से जल वाले में घूसखोरी हुई कि नहीं? राशन में कमीशनखोरी हो रही है कि नहीं? FIR लेता है उसमें भी पैसा लेता है। शराब बिकवा रहा है इन लोग, गरीब को जेल में डाल रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, गरीब को जेल में डाल रहा है। कितना घूस बढ़ा है ना। इन सब से मुक्ति पाना है तो हमको एक मौका आप लोग देने के काम। तो वहीं तीसरे खिलाड़ी जनसुराज पार्टी के प्रमुख ने आरजेडी पर वोट के लिए कुछ भी कहने का आरोप लगाया और लालू राबड़ी के 15 सालों के राज में विकास को लेकर तेजस्वी से सवाल पूछे। किसी भी तरीके से वोट ले लो, उसके बाद 5 बरस देखा जाएगा। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 15 बरस तक आपके माँ बाप यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कितना आदमी को नौकरी दिए? 3 बरस खुद उप मुख्यमंत्री थे, बिहार का कितना विकास कर दिया? बाबूजी चारा चोरी में जेल गए, चारा चोरी का आदमी का छोड़िए, जानवर का चारा ये लोग खा गया और यहाँ पर अभी बात कर रहा है कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। तो बिहार की जनता अगर फिर इनके चक्कर में पड़ी तो और जंगल राज पार्ट 2 चालू हो जाएगा। अब बात चौथे खिलाड़ी की। चौथे खिलाड़ी हैं ओवैसी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा में 2% वाले पार्टी के प्रत्याशी को उप मुख्यमंत्री बनाने को प्रमुखता से उठाया और सवाल किया कि 2% वाला मुख्यमंत्री तो 17% वाला क्या सिर्फ दरी बिछाएगा? तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर VIP पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपने समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। VIP ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तो मल्लाह बनाम मोहम्मद का मामला आ गया है। देखिए, और इन सब के बीच बिहार में जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर राजनीतिक नेताओं और दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तो आपने सुने ही, लेकिन बिहार के लोगों का कहना है कि NDA सरकार आज की जरूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज चल रहा है और उन्होंने कहा कि 2025 ही नहीं 2030 में भी भारी बहुमत से बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी। जरूरी है जी, मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़े ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे हैं। कोई तो मोदी और नीतीश जी जो है जरूरी हैं? जरूरी है, आ रहे हैं, जरूरी क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 से 30 फिर वही सरकार आएगी। तो मोदी जी जो है इस बार कितनी वोट और जो है नीतीश जी इस बार कितनी NDA सरकार बनेगी? अनगिनत वोट गिरेगा सर। हवाबाजी नहीं क्यों, खेसारी लाया लथी लाया, वो तो हवाबाजी है। प्रोग्राम कराइए ना पवन सिंह और खेसारी लाल को, बराबर का टक्कर मिलेगा। मोदी माने नीतीश कुमार माने देश। जनता के अपने अपने विचार होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो महसूस करता है वो उसके बारे में बोलता है, अपने अपने लोगों को समर्थन भी करता है। लेकिन बिहार में जो चुनावी रंग है, प्रचार का रंग है, सवाल हैं, जवाब हैं, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास तौर पर जुड़े हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। आगे चल करके हमारे साथ कुछ और भी गेस्ट जुड़ने वाले हैं। फिलहाल विनोद जी से मैं ज़रा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। विनोद जी, प्रचार ने रंग तो पकड़ लिया है। कल आपने 59 दिन गिन के बताया था ना, 59 दिन बाद कल राहुल गांधी जी पहुंचे थे, बहुत सारे सवाल उठाए, उन्होंने तमाम सवालों को उठाया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको करारा जवाब दिया है और जवाब तो कल बीजेपी की तरफ से छठ महापर्व को लेकर आ गई थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया है राहुल गांधी के उन सवालों का। पीएम आज बिल्कुल जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। विनोद जी, लाल जी, ये लोकतंत्र है और चुनावी फिजा है, तो जाहिर सी बात है कि नेता अपने अपने तरीके से मुद्दे उठाते हैं, नेता अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाके अपनी बात को कहने का अपना अंदाज दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में तो ये बात आपने जो कही कि 59 दिन के बाद राहुल गांधी वहाँ पहुँचे थे,
तो जो मिसिंग था राहुल गांधी का, शायद वो बिहार के चुनावी फिजा में वो एक बार उस चीज को भरना चाह रहे थे, लेकिन उनके वो अपने मिसिंग को, इस बार उनके पास में वोट चोरी वाला कोई ऐसा मुद्दा था नहीं, ना उनके पास में वोट अधिकार यात्रा जैसा कुछ बड़ा स्लोगन था। और तेजस्वी प्रण जो है उसको लेके वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी का कल और आज की सभाओं में दिखा। तो राहुल गांधी के लिए सबसे जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो पीएम मोदी पे आरोप लगाओ और पीएम मोदी के बारे में जो बताना हो अपना, जो लगातार वो कहते रहे उसी अंदाज में वो कहते रहे वहां पे। लेकिन अब सवाल है कि पीएम 140 करोड़ देश का एक प्रधानमंत्री को लेके जब आप इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो वहां के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिहार में लोगों को जिस तरह से देख रहे हैं कि बिहार के लोग शायद यही भाषा पसंद करते हैं, यही भाव बिहार के लोगों का है, ऐसा लोग परसेप्शन बनाए हैं। शालीनता और बिहार के आदर देने में, सम्मान देने में ये बिहार की शानी आप कर सकते हैं कहीं दूसरे जगह भी। तो उन सब चीजों के बीच आप धता बताते हुए, अब छठ के बारे में आपको नॉलेज कोई पता नहीं है, आप कह रहे हैं यमुना को कह रहे हैं वो तालाब है, आप कह रहे हैं कि पीएम को आप जहां बुला लो वोट देने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। तो इस तरह की अमर्यादित जब आप बात करते हैं तो पीएम से वही नामदार और कामदार सुनेंगे। अच्छा, पीएम ने उसको डिफाइन किया कि भाई आपका जो विरासत से आप आए हो, चांदी के चम्मच, सोने के चम्मच लेके, ये आप विरासत के लोग आखिर इस गरीब परिवार से आने वाले, एक जो हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले के मन में को लेकर आपके मन में कितनी ये है उसमें फ्रस्ट्रेशन, वो आपका दिखता है। ये एक बार की नहीं है। आप जब भी कभी पीएम मोदी के लिए संबोधन करने उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री भी है। बिल्कुल। तो ये इस बातों को लेके जब पीएम अपनी उस सभा में है तो जाहिर सी बात है लोगों में इस बात को एक, आप कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर लोगों ने इसको लिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जब संवाद करते हैं तो वो उस जब सभा में अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और ये जो सबसे बड़ी पीएम की खूबी है, और उस जगह पे जाके जनसंवाद का इतना आर्टिकुलेट अपने लैंग्वेज में पीएम ने जिस तरह का बनाया है पिछले 11 साल में, मुझे लगता है कि देश के नेताओं को इस मर्यादा को भी समझनी चाहिए। बिल्कुल, ये मर्यादा कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है जब कहा जाता है कि वोट लेने के लिए तो देश के प्रधानमंत्री डांस भी कर देंगे स्टेज पर आकर, ऐसी बातें कही जाती हैं। और प्रधानमंत्री जी की मां को लेकर के क्या क्या कुछ इस दौरान कहा गया वो सब हमने देखा। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, साथ में भूपेंद्र यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए इस चर्चा में। मैं पहले जरा कुमार आलोक के पास चलता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, आलोक, आज किस तरह का प्रचार का रंग है, क्योंकि दोनों तरफ से लगता है कि बिल्कुल पूरा जोर लगा दिया गया है, लेकिन कल जो राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल उठाए थे, आज मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ने पूरा बिल्कुल धुआंधार जवाब दिया है उन बातों पर। आलोक, बिल्कुल, अगर आप कहें कि उनका जब भाषण शुरू हुआ और जिस तरीके से उन्होंने छठ पर्व की विशेषता और छठ पर्व की महानता और बिहार से किस तरीके से छठ का पर्व जो है पूरे जनमानस में जिस तरीके से घुसा हुआ है, सेंटिमेंट है उसके साथ, धार्मिक आस्था उसके साथ, तो एक पूरा 30 मिनट का उन्होंने छठ पर्व के बारे में बताया, उसकी महानता के बारे में बताया और कैसे भारत सरकार यूनेस्को में इसको लेकर के जाने वाली है, क्योंकि यूनेस्को में जब धरोहर की सूची शामिल होती है तो काफ़ी कुछ सरकार को करना पड़ता है, काफ़ी कुछ सबूत देने पड़ते हैं, काफ़ी विश्लेषण के बाद वो धरोहर में शामिल होता है। तो इसको लेकर के लंबा उन्होंने बताया कि किस तरीके से एनडीए की सरकार जो केंद्र में है धरोहर की सूची में छठ पर्व को लाने के लिए प्रयास कर रही है। उसके बाद 25 मिनट के छठ के पर्व की महानता के बाद, उसकी बखानता के बाद जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया तेजस्वी यादव को, जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया कि किस तरीके से इन लोगों ने मजाक बनाया छठ पर्व का, जो निर्जला व्रत रख करके जो नारी या माता या बहन इतना कठिन पर्व करती है और ये इतना पवित्र पर्व है, और इसको इन दोनों ने, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से मजाक उड़ाया, तो क्या आप बिहार की जनता इसको माफ करेगी या बिहार की जनता इस अपमान को बर्दाश्त करेगी? और उसके बाद बिल्कुल इंटरेक्टिव अंदाज में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण वो दे रहे थे, इंटरेक्टिव अंदाज में जद्दा से जो वहाँ पर उपस्थित थी, भारी जनसमूह वहाँ पर उपस्थित था और उनकी एक एक चीज पे, एक एक क्वेश्चंस का वो जनता उत्साह के साथ जवाब दे रही थी और उनके साथ हाँ में हाँ मिला रही थी कि नहीं जो आप कह रहे हैं वही सही है।
तो इस तरीके से छठ को लेकर के निशाना चुनाव था, और चुनाव पर में जिस तरीके से विपक्ष खासकर महागठबंधन जिस तरीके से जो उनकी ओछी टिप्पणियां हैं, उन टिप्पणियों को लेकर के कड़ा प्रहार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जवाब दिए, लेकिन क्योंकि अभी कांग्रेस या आरजेडी के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए भूपेंद्र जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने बोल भी दिया कि वोट के लिए तो प्रधानमंत्री मंच पर आकर के डांस भी कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रही है? राहुल गांधी ने क्या इतना गलत बयान दिया कि आप लोग इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर छठ पर्व को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं आप लोग? देखिए लालचंद बाबू, मैं आपको बता दूं कि देश के एलओपी और बिहार के एलओपी जी, ये दोनों जो है ना जंगल राज की युवराज हैं, और इनको बिहार की जो हमारी गरिमाई त्योहार है छठ महापर्व, उस पर जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में 140 करोड़ द्वारा चुनी गई जनता के द्वारा चुनी गई प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का अभद्र टिप्पणी करना और इस तरह का अमर्यादित शब्द का उपयोग करना, यह देश हित के लिए दुर्भाग्य नहीं, बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इस बात से काफी आक्रोशित है मेरे भाई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस बात को जो रखा, तो बिहार की सम्मानित जनता एकदम जो है ना इस बात को जो है गांठ पाड़ लिया है कि हमारा छठ महात्योहार इतना तपस्या करके हमारी माँ बहनें, ये बात तो सही है, प्राकृतिक की पूजा होती है मेरे भाई, और इस प्राकृतिक में हम समझते हैं कितनी शक्ति है, पंच तत्व की पूजा होती है। यह हमारे लिए बिहार की धरती ही नहीं पूरे देश के लिए यह महान पर्व है जो स्वच्छता से मनाया जाता है, और इस पर इस तरह का टिप्पणी करना, उसमें भी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल करके इस तरह का वोट के फिराक में जो है ना ये दोनों जंगल राज के युवराज जो अपमानित करने का काम किया है, इस बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता इनको आने वाला 2025 चुनाव में वोट के चोट दे करके इनको बाहर करने जा रही है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बेरोजगार लोग हैं, ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई, ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करके जो है ना पूरे देश पर इनकी जो है ना जो 55 साल की शासन रही है, उसी छटपटाहट में ये राहुल गांधी जो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, बिहार का खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित और माइनॉरिटी के लोग भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का, तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने धर्म को तो ही छोड़ ही दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं कि जदूवंश से नहीं आते हैं, ये गरेरी परिवार से आते हैं, और गरेरी परिवार से आकर के जदूवंश के जो है ना जो क्या किए हैं, घोंगी ओढ़ लिए हैं, और घोंगी ओढ़ करके अब देख लीजिए इनके कहीं भी स्टेज शो होते हैं मेरे भाई लालचंद बाबू, तो इनके स्टेज पर क्या गाना बजता है कि आवे दा भैया के सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले बोंगे। तो अच्छा भूपेंद्र जी, आज आपके घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का भी इंतजार है, उसके बारे में क्या अपडेट है? क्या आज जारी कर रहा है एनडीए घोषणा पत्र क्या, और क्या बिल्कुल खुले तौर पर, हालांकि अब तो ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना है? देखिए ऐसा है लालचंद बाबू कि हमारा 10 महीना से पूरे प्रदेशों के अंदर में एकदम बूथ टू बूथ जा करके हमारे पांचों पांडव जिस तरह से इंटैक्ट है बिहार की धरती पर सम्मानित जनता के बीच जा करके अपनी बातों को, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए कार्य और हमारे आदरणीय सम्मान नेता नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्य को गिनाने का काम कर रहे हैं। और यही बिहार की सम्मानित जनता मुझे बार बार एनडीए को समर्थन दे करके, अपनी आशीर्वाद दे करके जो है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार विकसित बिहार की श्रेणी में आगे बढ़ रही है, और बिहार का रफ्तार जो है ना विकासशील से विकसित श्रेणी में 2030 में आप देखिएगा लालचंद बाबू की यह बिहार की धरती हमारे जैसे ही हमारे देश के प्रदेश के 13 करोड़ सम्मानित जनता जब वोट करके हम लोगों को फिर पुनः मौका देगी, तो इस देश का पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का प्रधानमंत्री और बिहार का मैं लौटता हूं आपके पास आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देखिएगा कि 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी से लेकर के बिजनेस तक, लगता है संकल्प पत्र में आप ये सब चीज शामिल करेंगे, है ना?
संकल्प पत्र में ये सब मैं कुछ बता शामिल दूं कीजिएगा आपको। ना। सुन लीजिए, हाँ। बिहार को जो है ना हम लोग उद्योग युक्त बनाएंगे। ठीक है, और बिहार ठीक है, को मैं लौटता हूं हम लोग आपके जो पास। है पलायन मुक्त बिहार ठीक बनाएंगे। ठीक। ये कुमार हमारा आलोक, संकल्प है कुमार मेरे आलोक, भाई। मुझे ये हम लोग बताइए। काम करके वोट लेते हैं। ठीक, कुमार आलोक, आज प्रधानमंत्री ने जो करारा हमला बोला उस पर क्या विपक्ष की तरफ से कहीं किसी रैली में या कहीं से आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से किसी ने कोई अभी तक जवाब दिया है क्या? देखिए, अभी तक तो तेजस्वी की रैली थी, तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं और उसके बाद महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी की भी रैली थी और इसके अलावा सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य की रैली थी। तो दीपांकर भट्टाचार्य ने जहां तक रैली में काउंटर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया, केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। तेजस्वी जो लोकल इश्यूज है, जो एक बार फिर उन्होंने बीच में वोटर अधिकार यात्रा जब हुई राहुल गांधी के साथ, तो सुर में सुर मिलाने लगे थे वोट शोर को लेकर के या वोट चोरी को लेकर के। लेकिन अब वो अपने पुराने आइटम पे आ गए हैं, यानी कि जो 2020 में जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था और बखूबी अच्छा चुनाव लड़ा था और लगभग सत्ता प्राप्त करते करते रह गए थे, तो उनको लग रहा है कि वही जो इशूज था, विकास का इशूज, बेरोजगारी का इशू, रोजगार का इशू, उसको लेकर के एक बार फिर वो उठा रहे हैं और अपनी सभाओं में। और दूसरा उनका जो इशू है वो कह रहे हैं कि बिहार सरकार में जो निचला स्तर से लेकर अफसरशाही का राज है, निचला स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक ब्यूरोक्रेट पूरा हावी है और आम जनता उसमें पिस रही है। तो इन लोकल मुद्दों को लेकर के तेजस्वी यादव अपना चुनावी सभा में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो इन सब बीमारियों को दूर करेंगे। ठीक है, मैं लौटता हूं। विनोद जी, क्योंकि आज हमारे पास नहीं है विपक्ष की तरफ से, फिलहाल कोई नहीं जुड़े, मैं एक सवाल पूछता हूं। विपक्ष ने मुद्दा बनाया एनडीए के खिलाफ दो चीजों का कि भाई इनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कहां है, लेकिन अब लगभग स्थिति साफ है। कल अमित शाह जी ने भी साफ कर दिया था। एक मुद्दा उन्होंने और बनाया हुआ विपक्ष ने, विनोद जी, कि इनका संकल्प पत्र कहां है। तो जितनी देरी हो रही है एनडीए के संकल्प पत्र आने में, उतनी ज्यादा बोलने की गुंजाइश विपक्ष के पास है अपनी रैलियों में। देखिए लाल जी, इस चुनाव में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है और नई नई चीज़ें जो उभर के आ रही है, हर चुनाव में ऐसा होता है, हर प्रदेश में। बिहार में कुछ खास क्या है मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एनडीए में ड्रॉबैक नहीं है, एनडीए में भी ड्रॉबैक है और जिस चीज को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बार बार उठा रहे हैं, एनडीए की उन कमियों को भी बता रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि एनडीए का शासन में डेवलपमेंट हुआ है तो कुछ कमियां नहीं है, और उस कमियों में वो 20 साल के नीतीश सरकार को भी एक प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं। उन कमियों में वो गिना रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार नीतीश सरकार पे हमला करते हैं, नीतीश के स्वास्थ्य को लेके बताते हैं और अपने को एक युवा एक चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बताते हैं। तो ये कंपैरिजन उन लोगों के सामने में देते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि युवा को लेके लोग उनके अतीत को याद करता है या युवा के रूप में उनको एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के रूप में एक जिम्मेदारी देता है, ये तो बिहार के लोग तय करेंगे। लेकिन तेजस्वी इस कंपैरिजन को लोगों के बीच में रखते हैं और लगभग हर सभाओं में रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी उम्र कच्ची है लेकिन हम जुबान के पक्के हैं। तो इन सब चीजों को लेके आप देखिए कि उनके साथ में कहने के लिए भी है। ये बात अलग है कि उनकी नौकरी और ये सब चीज जब वो घोषणा पत्र में डालते हैं तो मजाक जैसा लगता है, लेकिन वो सीधे सीधे कुछ कमियां जो एनडीए की सरकार की रही है इन 20 सालों में, अच्छा इसमें मजे की बात है कि इस 20 साल में 2 बार तेजस्वी खुद ही सरकार के हिस्सा रहे। 2 बार 17 महीने 18 महीने के शासन में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल, लेकिन उनका हक है कि एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे को उन सामने में लाएं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो इस बार में जो माइनॉरिटी वोट है उसको लेके, और ये पूरी सियासत जहां तक मैं समझ रहा हूं कि अब आप बिहार के 17-18% वोट शेयर जो है जिसको लेके इसके तेजस्वी यादव और लालू यादव का अपना एमवाई समीकरण रहा है, उस एमवाई समीकरण में वो कितना असर डाल पाएंगे 3% निषाद वोट को लेके और मल्लाहों का नाम पे सन ऑफ मल्लाह को जोड़ के, ये बताना भी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये तय है कि बिहार में जितना मुस्लिम वोट को लेके इस बार स्ट्रगल है कि अब आप देखिए कि अखिलेश यादव के एक कैंडिडेट बिहार में नहीं है लेकिन अखिलेश यादव के 14 सभाएं हो रही है। पहली सभा अखिलेश यादव की उसी सैयद साहबुद्दीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ओसामा साहब का, उसके बेटे हैं, तो राघोपुर है सिवान का शायद वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का रघुनाथपुर। वो रघुनाथपुर में अखिलेश यादव अपनी पहली सभा का शुरू कर रहे हैं
और वो भी ओसामा के सपोर्ट में, ओसामा साहब के सपोर्ट में। अब आप ओवैसी साहब को देखिए कि सीमांचल में वो पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं, और अब प्रशांत किशोर का देखिए तो उनका भी लगभग ये है, वो मुस्लिम के वोटर्स के बीच में जाके एक बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये देखिए कि ये पूरी मजबूरी जो इंडिया गठबंधन की है मुस्लिम वोट में एकता रखने की, मुस्लिम वोट में किसी तरह की बंटवारा रोकने की, ये सारी चीजें अगर इस मामले में ओवैसी साहब का, प्रशांत किशोर का ये सारा चीज खेल कुछ होता है तो मुझे लगता है कि ये आरजेडी को नुकसान है। इसीलिए आरजेडी को अपने घोषणा पत्र में इनको वक्फ का भी लाना पड़ा है कि हम वक्फ के बिल को, कानून को रद्दी के टोकरी में फेंक देंगे वगैरह वगैरह। अभी अखिलेश को उतार रहे हैं। तो इन चेहरों को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बिहार में जो डर है वो किसी और चीज को लेके है, और महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में ये साफ दिख रहा है। काफी हद तक आपने जो बिहार में चल रहा है नैरेटिव उसको बता दिया। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि जो एनडीए घोषणा पत्र को, अपने संकल्प पत्र को लाने में देरी कर रही है, इससे विपक्ष को बोलने का कुछ मौका मिल रहा है? मुझे नहीं लगता कि सत्ता पक्ष को कभी घोषणा पत्र देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के सामने में मजबूरी ये होती है कि वो जब वो घोषणा पत्र में कुछ लाते हैं तो उनको वो करना पड़ता है। उसको संकल्प पत्र जब बीजेपी कहती है तो अगर वो सरकार में आती है तो आते ही साथ ही उस पर उसको अमल करना होता है। ठीक है। ये विपक्ष के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है जी कि वो कुछ भी अपने उन चीजों को गिना सकते हैं, हम चांद दे देंगे, तारे दे देंगे, वो गिना सकते हैं। ठीक है। लेकिन सत्ता पक्ष में घोषणा पत्र को लेके मुझे कभी नहीं लगा कि एक ऐसी उत्सुकता होती है। वो अपने काम को लेके जाते हैं कि नीतीश कुमार जब अपने सभाओं में जाते हैं तो वो रोड की बात करते हैं, 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, वो स्कूल की बात करते हैं। तो उन्होंने जो किया है उसकी बात करते हैं, वो कर देंगे, ऐसे कोई बड़ा उसमें लोक लुभावन नहीं हो सकता। फिर भी एक औपचारिक डॉक्यूमेंट तो आता ही है। भूपेंद्र यादव जी, वो औपचारिक डॉक्यूमेंट कब ला रहे हैं आप? वो आपका जो औपचारिक तौर पर एक दस्तावेज आएगा संकल्प पत्र के रूप में, कब ला रहे हैं? और कुछ अगर खुलासा कर पाए हमारे मन से तो कर दीजिए कि क्या क्या शामिल कर रहे हैं उसमें। नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए भाई साहब, मैं लालचंद बाबू, मैं आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर में विकास दिख रहा है। हम लोग करते हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण है कि बिहार की सम्मानित जनता हमको चौथी बार मौका दिया था और 5वीं पारी भी हमको जो है ना मौका देने जा रही है बिहार की सम्मानित जनता, क्योंकि हमने वर्क किया है। उनके जैसा जो है ना, हम लोग रिसोर्स को लूटा नहीं है बिहार की धरती से। ये रिसोर्स लूट करके ये लोग धन सेट हो गए हैं। यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी 1990 में आए थे तो ये कहते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी। अरे भाई, तो कांग्रेस को दंगाई बलवाई पार्टी कह करके, सामंती कह करके यही बिहार की पिछड़ा और जो है ना माइनॉरिटी के लोग जो है ना, इनको सत्ता से बेदखल किया। अब इस बात को जो है ना कांग्रेस के लोगों को याद आ गया, अरे भाई ये तो हमारा कांग्रेस को मटिया मेट जो है ना यही तेजस्वी के पिताजी किया है। तो अब राहुल गांधी क्या किए सुने होंगे आप, देख रहे होंगे कि इन लोगों का गठबंधन कहां से कब से है, लेकिन दूल्हा कब चुन रहा है? लगना में। और वो भी अपने नहीं चुनते हैं, उनका हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ धूल फांक रहा है पटना के हवाई अड्डा पर, राहुल गांधी जी का। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं आते हैं, एक राजस्थान से जो है ना वहां से गहलोत जी को बुला करके इनको दूल्हा अकेले चुनवा देते हैं कुलगना में, जिसको हम लोग बुढ़वा लगन कहते हैं। तो बुढ़वा लगन में चुनाए हैं और बिहार के रिसोर्स के लूटने वाले ये लोग दंगाई बलवाई पार्टी रे भाई। बिहार के अंदर में यही कांग्रेस, जानते हैं कांग्रेस के रीजन में जो है ना 30 चीनी मिले थे, जिसमें जो है ना 18 चीनी मिल जो है ना बंद हो गई थी। कांग्रेस के रीजन में 8 चीनी मिल और 18 चीनी मिल है आदरणीय लालू प्रसाद जी 2090 के बाद जो है 2005 तक सारी चीनी मिलें को बंद करा दिया। ये दंगाई बलवाई पार्टी, ये जदू वंश को तो गौ माता को आज जुड़े नहीं है, नहीं तो वो जरूर आपको जवाब देते। मैं फिलहाल कुमार आलोक के पास एक बार लालचंद बाबू 1 मिनट और। हाँ, बोल दीजिए, बोल दीजिए। मैं आपको बता दूं कि यही जो है ना हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ये कहते हैं कि हम जदू वंश के मसीहा हैं। तो ये ना बताइए कि जदू वंश, हम लोग गौ माता को जो है ना पूजते हैं, उसका 960 करोड़ का चारा खा करके जानते हैं डकार गए। और वही मुसलमान भाई माई समीकरण के बल पर जिस पर ही कूद रहे हैं बिहार में इनका तेजस्वी जंगल राज का युवराज, तो जानते हैं 10% वाला जो है ना अपर क्लास का मुसलमान भाइयों को जो है ना 18 टिकट दे करके सुशोभित किया। और 90% आबादी जो पसमंदा समाज है, जो गद्दी समाज है, जो चुड़हारा समाज है, जो टायर पंचर बनाने वाला है, उसकी जो है ना वोट लेकर के इस शासन और सत्ता में जो है ना आज जो है ना खेल रहे हैं। आप भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, आप भी वो मुद्दा उठा रहे हैं जिस पर सीमांचल में ओवैसी जी घेर रहे हैं ना।
ठीक है, मैं लौटता हूं। देखिए उनका शोएब अख्तर क्या कहा है, ठीक है, कि वक्फ बोर्ड कानून जो है ना हम हार करके फेंक देंगे। वो तो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखित तौर पर भी शामिल कर लिया, अपने घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण में शामिल है वो। सुन लीजिए, तेजस्वी प्रण में भी शामिल है। ठीक है, ये कानून, ये लोग जो है ना संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग बिहार को सारिया से चलाना चाह रहा है और बिहार को सोमालिया। उठाइए इस मुद्दे को, पूरे बिहार में उठाइए। कुमार आलोक बताइए, कुमार आलोक क्या अपडेट है एनडीए के संकल्प पत्र पर? कुछ वहां पर पटना में पता चल रहा है? जी ऐसी मान्यता, ऐसी बातें कही जा रही है कि जल्द ही संकल्प पत्र लाया जाएगा। हो सकता है आज शाम भी संकल्प पत्र जारी हो। और जैसे कि आपने कहा, जैसे विनोद सर ने कहा कि जो सत्ता में होते हैं वो काम करते हैं और काम करने के बाद वो अपने पुराने कामों को लेकर, यानी अगर 5 साल से लेकर 20 साल से लेकर अब तक जो नीतीश गवर्नमेंट ने या एनडीए गवर्नमेंट ने बिहार में काम किया है, तो उन कामों को लेकर जाते हैं। नीतीश कुमार सही में ये नहीं कहते कि हम इस बार सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, क्योंकि जो करना था उन्होंने कर दिया और वो जनता के बीच है। चाहे वो जीविका का मामला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे अन्य इंडस्ट्री की हम बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो वो ये सब चीजें ले जाकर एनडीए की जो सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, चाहे वो जेडीयू के हैं, वो बता रहे हैं कि 20 सालों में हमने क्या किया और बिल्कुल उसी चीज को एक डॉक्यूमेंट का रूप देंगे। और मुझे लगता है कि वोटिंग से पहले उस डॉक्यूमेंट उसका रूप देंगे ही, वो पहले चरण की वोटिंग से पहले। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। और साथ में विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब खास तौर पर बात करेंगे कि एसआईआर पर भ्रम फैलाने के लिए न जाने कैसी कैसी राजनीति हो रही है। आत्महत्या तक को जोड़ दिया जा रहा है और चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है, हेल्पलाइन जारी कर दिया है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि एसआईआर पर भ्रम फैलाने वाली, गुमराह करने वाली कैसी जबरदस्त राजनीति चल रही है और चुनाव आयोग ने इसका मुकाबला करने के लिए किस तरह से कमर कस लिया है। दरअसल देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर के खिलाफ जबरदस्त दुष्प्रचार भी किया जा रहा है। एसआईआर पर लोगों में भ्रम फैलाने और गुमराह करने की राजनीति चल रही है। लोगों को कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा डराने की कोशिश हो रही है। तो एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए हर तरह का हथकंडा आजमाया जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति की आत्महत्या के लिए टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया। कहा एनआरसी के डर से इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है, यह टीएमसी ने आरोप लगाया और टीएमसी ने सुसाइड नोट का हवाला भी दिया, लेकिन बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया। बीजेपी ने कहा कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के दाएं हाथ में 3 उंगली थी ही नहीं, तो लिखा कैसे, सवाल उठाया। तो ऐसे में सुसाइड नोट के असली होने पर सवाल है और साजिश की आशंका है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या एसआईआर के खिलाफ लोगों में भ्रम फैलाने के लिए हर तरह की साजिश का इस्तेमाल हो रहा है क्या? लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर पर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ अपनी कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने एसआईआर पर लोगों को हर तरह की और सारी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन जारी कर दी है। लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 शुरू कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर 1800-11-1950। इस पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक लोग संपर्क कर सकते हैं और कोई भी जानकारी ले सकते हैं एसआईआर के बारे में। तो दोनों चीजें चल रही हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश और सच्चाई को भी सामने लाने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा।
बहरहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों के मतदान देने का लोकतांत्रिक अधिकार बने रहना चाहिए। हमारा बंगाल अच्छा रहे, हमारा इंसान और इंसान अच्छा रहे, कोई डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए और हर इंसान का जो डेमोक्रेटिक राइट है, जो जेन्युइन वोटर है, सब जेन्युइन वोटर ठीक से रहे। बस यही बात है कि जेन्युइन वाला रहे, यहां तक सब ठीक है, लेकिन इसकी आड़ में क्या किसी और को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पर भाजपा नेता सुकांतो मजूमदार ने कहा कि टीएमसी और अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के बाकी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। These kind of statements are coming from the TMC and Abhishek Banerjee because they have lost their mental balance. Because they know that the names of dead voter and as well as the shifted voter and those are illegal migrants, their names will be deleted from this voter list. So that's why they are, I think, little bit conscious about their win because they don't know how they won. So that's why this kind of unparliamentary word is coming from a parliamentarian. And the most importantly, the statement of Abhishek Banerjee clearly depicts that Abhishek Banerjee does not know anything about SIR. वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी पर समाज में भय पैदा करने का आरोप लगाया। समाज में इस प्रकार एक वातावरण बनाना भय का, इससे क्या फायदा होगा? जिनको वो माने शेल्टर देना चाहते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, नहीं बचा पाएंगे। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है, बांग्लादेश जाना पड़ेगा उनको, और ज्यादा उनके साथ जो काम करे उसको भी बांग्लादेश जाना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर के खिलाफ भी नैरेटिव बनाया जा रहा है। सीपीआई की नेता वाहिदा ने एसआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया। We have also categorically mentioned that there is apprehended that there would be political motivation to the implementation of this SIR in such a haste. This is being implemented on the eve of the forthcoming elections in Tamil Nadu, that is 2026. And the Election Commission of India is time and again quoting Bihar model as a benchmark of something good that has happened. We have absolutely disagreed with that kind of a statement. तो सीपीएम की नेता थी ये वाहिदा। अब सुनते हैं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एसआईआर को लेकर क्या कहा। एसआईआर हमारे देश में पहले भी हुई है, इस बार भी हो रहा है, ये अलग है। लेकिन एसआईआर जिस मकसद से किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। एसआईआर का मतलब किसी को जबरदस्ती वोट अधिकार से वंचित नहीं करना। वोट अधिकार से कोई किसी को वंचित करने का अगर कहीं कोई कोशिश होगी तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ हमारा जो आंदोलन, हमारा जो जंग, वो हम जारी रखेंगे। बयान में कंट्राडिक्शन है। कह रहे हैं एसआईआर पहले भी होती रही है, तो फिर सवाल यह कि विरोध क्यों? कह रहे हैं विरोध भी करेंगे। बहरहाल एसआईआर को लेकर चल क्या रहा है, किस तरह से बहुत सारी चीजों को लाकर के जोड़ दिया जा रहा है एसआईआर से, एनआरसी से, लोगों में हव्वा पैदा किया जा रहा है क्या? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से ऋषि कुमार जुड़ गए हैं और कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले ऋषि के पास चलता हूं। ऋषि, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं ऋषि, जिसमें कि आप यहां तक हुआ कि एक आत्महत्या तक को जोड़ दिया, कहा ये तो एनआरसी के डर से किया जा रहा है, उस पर सवाल अलग से उठ रहे हैं, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन हर तरह की कोशिश हो रही है। क्या इन्हीं कोशिशों, इन्हीं भ्रम को, इन्हीं गुमराह करने वाली कोशिशों से मुकाबले के लिए चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है और हेल्पलाइन जारी कर दिया है? देखिए लालचंद, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने पूरा किया और उसके बाद जो उनके पास अनुभव रहे, जो उन्हें खिलाफ जो उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जिस तरीके से मसले कोर्ट में गए और जिसके बाद जनता का उन्हें समर्थन भी मिला कि किसी भी स्तर पर लोग सड़क पर नहीं आए, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम काट दिया गया है, और बड़ी तादाद में जो संतुष्टि का भाव दिखा, उसके बाद चुनाव आयोग के पास एक अलग कॉन्फिडेंस और तजुर्बे के आधार पर वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाह रहा है।
और इसमें उसने अभी जो दूसरा चरण है एक तरीके से बिहार के बाद, तो इसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल कर लिया। तकरीबन 51 करोड़ मतदाता इससे सीधे तौर से प्रभावित होंगे, यानी कि ये एक बड़ा चंक है जो दूसरे चरण के तौर पर देश के सामने है। बड़े बड़े राज्य इसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। तो ऐसे में सियासत जो है वो देखिए, देश में सियासत तो बहाना ढूंढती है, और बिहार में भी हमने देखा था कि वो बहाना ही ढूंढा गया था, क्योंकि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जो मान लीजिए किसी का नाम कट रहा है तो मृत्यु की स्थिति में कट रहा है, माइग्रेशन की स्थिति में कट रहा है, डबल होने की स्थिति में कट रहा है, या उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है उसके आधार पर कट रहा है। नियमों के आधार पर ही जो कुछ है वो संभव है, और इसमें अपील दर अपील की प्रक्रिया है। इसके बावजूद भी वहाँ जिस तरीके का माहौल के बाद अब चुनाव आयोग ने ये जो हेल्पलाइन सिस्टम लागू किया है, ये कहीं ना कहीं आयोग समझ रहा है, क्योंकि अब ये 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में मसला बड़ा है जी, और उसको समेटने के लिए, उसको समझने के लिए, लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि किसी भी तरीके की अगर कोई भ्रांति फैलती है तो कम से कम इंडिविजुअल लेवल पर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जान पाए कि वस्तु स्थिति क्या है। इसमें जो बहुत बड़ी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से सहूलियत भी है, तकनीकी का भी सहारा लिया जा रहा है, और इस SIR को मुझे लगता है बिहार के अनुभव के बाद और ज़्यादा सहूलियत के साथ और आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा चुनाव आयोग का दावा भी है और ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जो एक तरीके से किसी भी मतदाता की जो लिंकिंग है, उस लिंकिंग को आयोग एनुमरेशन फॉर्म के जमा करने के समय ही पूरा कर रहा है। बावजूद इन सब के जिस तरीके की सियासत है, जैसे मैंने कहा सियासत तो सियासत है, और इसको बहाने चाहिए, और चूंकि कोई भी प्रक्रिया देश में शुरू होती है तो उसके पक्ष और विपक्ष खड़े होते हैं। ऐसे में विपक्ष के पास चूंकि चुनाव आयोग हमेशा से सियासत में घसीटा गया है, चाहे वो EVM की प्रक्रिया रही हो, चाहे वो VVPAT की प्रक्रिया रही हो, काउंटिंग को लेकर, तो ये मसला भी छूटेगा नहीं, और इसमें सियासत जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इसलिए भी नहीं छूटेगा क्योंकि चुनाव तो होना ही है, तो चुनाव होना है तो चुनाव में मुद्दे तो कुछ ना कुछ नैरेटिव होने चाहिए। लेकिन प्रसेनजीत दा, पश्चिम बंगाल में तो अलग ही लेवल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले कहा कि चुनाव आयोग का घेराव करो, प्रदर्शन करो, ये करो, वो करो, और उसके बाद कहा कि हम हर तरह का विरोध करेंगे। अब तो आत्महत्या को, एक सुसाइड केस को जोड़ा जा रहा है इससे, SIR और NRC से। इस मामले का सच क्या निकल करके आ रहा है प्रसेनजीत दा? लालचंद सही बोले तो मुझे तो अभी आजकल सीरियस डिस्कशन और डिबेट में भाग लेने से ही माने मन नहीं करता। आप सवाल पूछते हो, मुझे हंसी आ जाता है। क्या करें, अब दूसरा सुइसाइड भी हो गया है। माने मतलब तृणमूल के हिसाब से दूसरा सुइसाइड भी बीरभूम में हो गया है। कोई 95 इयर्स की बुजुर्ग है जो बांग्लादेश वापस जाने की डर से सुइसाइड कर लिया है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कितना और सुइसाइड मानना पड़ेगा कि ये सारे SIR की चक्कर में हुआ है। अब जब तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, तो दावा किया जा रहा है, तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन ये जो कल की बात बताया जा रहा है, जो पानीहाटी नॉर्थ 24 परगना में हुआ है, उनका बेचारा, उनका उंगली नहीं है, नहीं था दाहिने हाथ की, और वो लेफ्टी भी नहीं था, तो वो कैसे अपना सुसाइड नोट लिख के गया है। और पोस्टमार्टम में तो साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता नहीं है, तो इसीलिए कैसे पता चला लोगों को कि वो इसी के कारण सुसाइड किए हैं। अब तुरंत एक उसका स्लोगन भी बन गया है IPAC की तरफ से, तो ये सब कुछ बन गया है। आज वहां शाम को एक रैली भी करने वाले हैं अभिषेक बैनर्जी, और जिस भाषा में उन्होंने बीजेपी को कल वहां पे धमकी दिया है, बताया कि बीजेपी की कोई नेता अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको लैंप पोस्ट में बांध के रखो, और उसका दादा परदादा की सर्टिफिकेट पहले लाने के लिए बोलो, और उसके बाद उसको लैंप पोस्ट से खोला जाए। तो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर तक कुछ लोग आपस में भिड़ जाए, रक्तपात हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, जिससे कुछ फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिले। अब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ लोग सुसाइड किए हैं, ये काफी दुखद बात है, लेकिन उस
सुसाइड को किस तरह से इस्तेमाल करके दो गुटों के बीच चाहे कोई भी हो रक्तपात हो जाए, ये कोशिश तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी देखिए। लेकिन इसमें एक बात समझ लीजिए, आप भी बताए थे अपने रिपोर्टिंग के समय पे, इतने दिन तक ममता बनर्जी वोटर 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 कह रही थी और पिछले 2 दिन से जेन्युइन वोटर बोलना शुरू कर दिया है। अरे जेन्युइन वोटर इलेक्शन कमीशन भी बोल रहे हैं, जेन्युइन वोटर का लिए ही तो एसआईआर किया जा रहा है। इसके लिए ममता बनर्जी को अलग से कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन प्रसेनजीदा एक बात बताइए, जेन्युइन वोटर के लिए ही किया जा रहा है। प्रसेनजीदा, इस मामले को इस लेवल तक ले जाने से ये नहीं लगता कि ये एक तरह से एक अंतिम कोशिश कर रही है टीएमसी एसआईआर के खिलाफ? क्योंकि अब जो है उसके हाथ में कुछ और नहीं रह गया है, तो चाहे कोई आत्महत्या करे कि कहीं पर कोई घटना घटे या कुछ भी घटे, सब चीज को एसआईआर से और एनआरसी से जोड़ दो। ये लास्ट मिनट एफर्ट के तौर पर कि मतलब अब कुछ नहीं है तो क्या करें, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब यही तो अंदाजा नहीं लग रहा है कि आखिर तक ये जाएगा कितना दूर तक, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बंगाल में, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ इसको हम शुरुआत समझ सकते हैं, और 1 महीना बीच में टाइम है अभी एन्यूमरेशन शुरू होने के बाद वो खत्म, पहला जो पार्ट है वो खत्म होने तक 1 महीना टाइम है। तो इस 1 महीना में अगर ये सुसाइड को लेके शुरू है तो कहां तक जाके खत्म ये हमें पता नहीं है, और ये एज्यूम करना भी हमारे लिए मुश्किल है जी। तो कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह से लोगों को लैंप पोस्ट में बांधने का ये इस तरह से धमकी दिया है अभिषेक बनर्जी, ये तो पार्लियामेंट्री है। निश्चित तौर पर उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने भी, जो अभी ऋषि बता रहे थे, उसी हिसाब से तैयारी कर भी रखी है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसेनजीदा और ऋषि दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के पालीगंज, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक जनसभा को वहां सीधे संबोधित करें। सीधे चलते हैं। इसमें साल में नीतीश कुमार जी ने और 11 साल में मोदी जी और नीतीश जी ने बिहार को एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। और अपना ये पटना के मुहाने पर लगा पालीगंज, ये भी विकास के रास्ते पर आ रहा है। पटना के अंदर बड़े बड़े शिक्षा संस्थान आए। 2006 में चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय आया, 8 में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान आया, 10 में आर्यभट्ट ज्ञान विद्यालय आया, 16 में पशु विज्ञान विद्यालय आया, एमईटी आया 17 में, और 18 में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बनाने का काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, अभी अभी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया जमा कराने का काम किया है। 10,000। और लालू जी कहते हैं कि हम फिर से आएंगे तो ये रुपया वापिस ले लेंगे। लालू जी, आज मैं पालीगंज में कहकर जाता हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है जीविका दीदी के अकाउंट से पैसा वापिस लेने की, किसी की भी हिम्मत नहीं। ये छोड़ो वापिस लेना, आप एनडीए का सरकार बनाओ, हम 2 लाख रुपया और जीविका दीदी के अकाउंट में डालने का संकल्प कर बैठे हैं। भाइयों बहनों, लालू जी के परिवार ने भ्रष्टाचार के अलावे कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पटना आरा बक्सर 4 लेन रोड बनाया, 6 लेन पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे,
पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी के समांतर पूर्व पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, नेहरू पथ, अटल पथ, जेपी पथ, डबल डेकर रोड, पटना से दिल्ली, अयोध्या, टाटा, रांची और गोरखपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन बनाई और पालीगंज का जिससे विकास होने वाला है वो बिहटा हवाई अड्डा भी नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन करने का काम किया है। 5400 करोड़ से पीएमसीएस का विकास किया। और मुझे बताओ भाई, ये सारा करोड़ों रुपयों का जो विकास हुआ है, लालू राबड़ी ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, कुछ किया है? जब उनको मौका मिला 15 साल तक भ्रष्टाचार करने के अलावे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मोदी जी के शासन में 11 साल तक किसी पर भी एक आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और मित्रों, आज आप सभी लोग बारिश में बैठे हैं, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेसियों ने, लालू ने राम मंदिर को रोका था। मोदी जी ने 2019 में भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया, जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, अब अयोध्या में राम मंदिर बना, सीतामढ़ी में 850 करोड़ से सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। सीता माता का भव्य मंदिर बन रहा है। और ये सभी का विरोध ये राहुल जी और लालू जी की पार्टियां करती हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे बिहार के पालीगंज से, जहां पर कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, धुआंधार रैलियां कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि केरल में पीएम श्री योजना को आखिरकार विजयन सरकार ने रोक क्यों दिया, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब इस वक्त में बात एक और मुद्दे की, और यह मुद्दा दक्षिणी राज्य केरल से आया है, जहां पर पीएम श्री योजना पर विजयन सरकार का कभी हां तो कभी ना। स्कूल फिर राइजिंग इंडिया पीएम श्री देश भर में
क्वालिटी एजुकेशन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें राज्यों के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके गरीब मेधावी बच्चों को प्रतिभा विकास का अवसर प्रदान करना था। काफी जद्दोजहद के बाद केरल सरकार ने केंद्र सरकार से पीएम श्री योजना को लेकर MOU साइन किया था, लेकिन विचारधारा के सवाल पर घटक दलों के दबाव पर विजयन सरकार इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का मन बना रही है। इस समय हम आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं बिहार, जहां पर जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जो परिवर्तन लाती है, और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं कि 6 तारीख को हरिनारायण जी के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, NDA के प्रत्याशी को आप उस पर बटन दबा करके उनको आप विजय हासिल कराएं, इस बात का मैं निवेदन करने आया हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आपने बिहार को बदलता हुआ 15 साल 20 साल में देखा कि नहीं देखा? मैं पूछना चाहता हूं, जरा जोर से बोलिए, देखा कि नहीं देखा? आपने नेशनल हाईवे देखे कि नहीं देखे? आपने स्टेट हाईवे देखे कि नहीं देखे? आपने एलिवेटेड रोड देखा कि नहीं देखा? आपने रेलवे की लाइनों को बिछा हुआ देखा कि नहीं देखा? सारी लाइनें इलेक्ट्रिकल हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, ये हीरा H फॉर हाईवे, I फॉर इंटरनेट। गांव-गांव में बताओ, वाईफाई चलता है कि नहीं चलता है? बोलो, चलता है कि नहीं चलता है इंटरनेट? हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, ये विकास के माध्यम हैं। आयुष्मान भारत की बात भाई साहब बोल रहे हैं। आयुष्मान भारत ने 62 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदल दिया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं बिहार की बात बोलता हूं तो रेलवे की बात करूं तो रेलवे का बजट 9 गुना बिहार में बढ़ा दिया गया, 9 गुना। आज 20 ट्रेनें वंदे भारत की वो अब बिहार से गुजर रही हैं, वंदे भारत की 20 ट्रेनें। आज अमृत भारत एक्सप्रेस सर्विस की ट्रेनें, 26 ट्रेनें बिहार से शुरू हो रही हैं। ये ट्रेन की दृष्टि से हमने विकास के कहानी को देखा है। उसी तरीके से 98 रेलवे स्टेशन बिहार में अमृत भारत के तहत नए बनाए जा रहे हैं, और ये रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के दर्जे के होंगे। इस तरीके का विकास चल रहा है। 1200 करोड़ रुपए की लागत से पटना का अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश नारायण का एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बन गया? पहले पटना का एयरपोर्ट छोटा सा होता था, आज भव्य एयरपोर्ट बन गया, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया। यह बिहार की कहानी है। और आप स्थिरता रखना, नीतीश बाबू की सरकार लाना, 2 साल के अंदर बिहटा में 1400 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार होगा, और बिहार में 5 नए एयरपोर्ट बनकर के तैयार होंगे। बिहार को जोड़ा जाएगा। इस तरीके से काम चल रहा है। सीधा प्रसारण बिहार के नालंदा से देख रहे थे। जेपी नड्डा वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। धुआंधार रैलियों का सिलसिला चल रहा है, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि केरल में किस तरह पीएम श्री योजना को ठंडे बस्ते में डाल रही है विजयन सरकार। दरअसल इसमें कांग्रेस और सीपीआई ने दबाव डाला था, तो सीपीआई ने इसे खास विचारधारा के प्रति सरेंडर करने का आरोप भी लगाया था, और सरकार कह रही है कि इसे कैबिनेट की सब कमेटी में अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, फिर इस फंड के इस्तेमाल पर आगे विचार किया जाएगा। दरअसल केरल में चुनाव होने वाले हैं, तो शिक्षण संस्थाओं के सुधार को लेकर जो पीएम श्री योजना, उसको ठुकराने की बात पूरी तरह से सियासत लग रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि वोट की सियासत में विजयन सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकारी सर्वे के अनुसार केरल में समग्र शिक्षा योजना के तहत चल रही 47 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, जबकि इन स्कूलों में आज भी 19 शिक्षक मौजूद हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल के पिछड़े इलाकों में पीएम श्री योजना लागू करने की पहल को एक बेहतर कदम मानते हैं। देश भर में लगभग सभी राज्यों ने इस योजना को स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल भी किया है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य विचारधारा के नैरेटिव देकर इस महत्वाकांक्षी योजना का अक्सर
गरीब बच्चों तक इसको पहुंचने का मौका नहीं देना चाहते हैं। केरल सरकार ने केंद्र से 1151 करोड़ रुपए बकाया पेंडिंग हासिल करने के लिए पीएम श्री योजना समग्र शिक्षा स्कूलों में लागू करने की योजना बनाई तो थी, लेकिन वोट की सियासत के दबाव में वे अपने फैसले को आगे बढ़ाने से अब लगता है कि हिचकिचा रही है। सीधे जुड़ते हैं अपनी संवाददाता विन्या से, जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विन्या, बताइए, क्या ये पहले तो केरल सरकार ने कहा कि हाँ लागू करेंगे, शशि थरूर ने बहुत अच्छा इसको गेम चेंजर भी बताया था, क्या हो गया? क्या सीपीएम सीपीआई के दबाव में और कांग्रेस के दबाव में झुक गई क्या वहां पर? ये पीएम श्री के ऊपर भी बहुत बड़ा राजनीतिक खेल हो गया केरला में, क्योंकि सीपीएम सीपीआई ये दोनों अलायंस में एलडीएफ सरकार चल रही है। यहाँ पे सीपीएम ने मान लिया कि हम पीएम श्री को लेके और एमओयू भी साइन किया, मगर कैबिनेट में उसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ था और कैबिनेट में ये बोल रखा था कि ये हम अभी चर्चा में नहीं है, हम आलोचना नहीं कर रहे, मगर वो बोल के ही दिल्ली में जाके ऑफिसर ने साइन कर दिया एमओयू। उसके बाद ये बाहर आया कि एमओयू हो गया, फिर हो गया सीपीआई और कांग्रेस ने जुलूस हो गया, वो प्रोटेस्ट हो गया, उसके बाद चर्चा हो गया, फिर बाद में ये चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने निर्णय लिया है कि ये तत्काल में थोड़ा फ्रीज में रखेंगे और उसके बाद ये एक मिनिस्टीरियल कमेटी को अपॉइंटमेंट किया है। ये कमेटी के निर्णय के बाद हम इसके आगे जाएंगे, मगर वास्तव में फैक्ट ये है कि ये सिर्फ राजनीतिक खेल है। सीपीआई और कांग्रेस का आरोप ये है कि ये जो पीएम श्री की तरह से केरल में संघ परिवार एजेंडा स्कूलों में टहलाने का कोशिश है और एक दूसरी तरीका है ये पीएम श्री, तो ये बोल के ये लोग रोका है। मगर इसमें एक बात है कि ये जो सीपीआई का कांग्रेस का लोग इसको इतनी घोर विरोध कर रहे, ये इन लोगों को, ये नेता लोगों के बच्चे यहाँ पे पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे, उन लोगों को उसका बेनिफिट मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रहा है, तो बाकी जो बच्चे हैं वो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को इसका ठीक है। यही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि राजनीति, चुनाव सब कुछ होते रहते हैं, लेकिन कम से कम ऐसी योजनाओं पर राजनीति करके इस पर कम से कम रोक तो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता रहा, पश्चिम बंगाल में होता रहा, दिल्ली में भी होता रहा उससे पहले, लेकिन ये सब चीजें होती रहती हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल विन्या जुड़ने के लिए, समय की कमी आज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।